रुख करते हैं खबरों का। वन्य जीव सप्ताह मनाने के लिए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के पुलिस गोल्फ कोर्स से वॉकथॉन वॉक फॉर वाइल्ड को हरी झंडी दिखाई। वॉकथॉन का समापन निशाद गार्डन में हुआ। इस वॉकथॉन में घाटी के विभिन्न हिस्सों से बच्चों ने हिस्सा लिया। इस वॉकथॉन का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के बारे में समाज को जागरूक करना है। ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जिनकी चर्चा के बगैर हमारे प्राचीन ग्रंथ संपूर्ण नहीं होते थे, उन पर खतरा मंडराने लगा था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के मन में पुनः सह अस्तित्व की उस धारणा को फिर से स्थापित करने का काम किया है। जिस प्रकार आज पूरा समाज मिलकर साइंस की तरक्की का जश्न मना रहा है, जिस तरह चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान हम सब उत्साह से हर पल का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह पूरा राष्ट्र एक मन होकर जी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा एनवायरनमेंट को लेकर के इतने सजग हो, समर्पित हो, संकल्पबद्ध हो, उस देश के समाज, उसके युवा वर्ग में नया जोश, नई सोच पैदा होना बड़ा लाजिमी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस दिशा में निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं मानता हूं कि जीवन की असली अभिव्यक्ति प्रकृति है, उसके बिना मानवता का विकास असंभव है। इसलिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा की जाए। सभी स्टेक होल्डर्स के योगदान का आज परिणाम है कि 2014 से 22 के बीच देश में बाघों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में तेंदुए की संख्या में लगभग 60% इजाफा हुआ है। आंकड़ों से भी बढ़कर मुझे खुशी इस बात की कि प्रकृति के संरक्षण में प्राचीन मूल्य समाज में पुनः जागृत हुए हैं। प्रकृति को पोषित करने की संवेदनशीलता पहले से ज्यादा सशक्त हुई। और देश भर में 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले वाइल्ड लाइफ वीक में जागरूकता और कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का आयोजन WWF इंडिया संगठन और कारगिल वन्य जीव विभाग की मदद से किया गया। WWF के मोहम्मद काजिम द्वारा लोगों को इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया गया। जंगली जानवर बाहर बात एक और अहम खबर की। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। मेडल्स की बौछार इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। अगर मैं कहूं तो एथलेटिक्स में 29 मेडल, शूटिंग में 22 मेडल, आर्चरी में 9 मेडल और इसके साथ पहली बार 100 मेडल पार किया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उनका दृढ़ संकल्प, इसने सुनिश्चित किया कि भारत 100 का सपना साकार करे। टॉप स्कीम जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया जैसे अभियान ने बहुत सारे खिलाड़ियों को वो मंच दिया, पटल दिया और सुविधाएं दी कि उनको चिंता छोड़कर केवल अपनी खेल पर ध्यान किया और हर भारतवासी को सीना गर्व से चौड़ा किया जब मेडल जीता। अब देखिए, टेबल टेनिस के वुमेन्स डबल्स में हो या बैडमिंटन की टीम में हो, ये भारत के लिए पहली बार मेडल जीता है। और इसके साथ साथ शॉट पुट में महिला ने 72 साल के बाद वापस मेडल जीतना। और हम वैसे ही हमारे मेंस में 4x400 मीटर जो रिले टीम थी उसने भी 61 साल के बाद, और डीकैथलॉन में तो 49 साल के बाद। और अब हमारे जो एक्वेस्टेरियन में ड्रेसाज की टीम है उसने 37 साल बाद, और मेंस बैडमिंटन सिंगल्स में 40 साल बाद भारत को मेडल मिला। इस एशियन गेम्स में इतिहास बनाने पर और भारत की मेडल टैली 100 पार करने पर सभी खिलाड़ियों को मेरा सलाम और सभी भारतीयों की ओर से बहुत बहुत
और सांबा जिले के जख इलाके में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और व्यक्ति की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस यहाँ पर आई हुई है और तहकीकात का पार्ट रहेगा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी मोर्चेबंदी में पूरी तरह से जुट गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार को घेरने और उसकी विफलता को जनता तक पहुंचाने का काम पार्टी नेताओं ने शुरू कर दिया है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 4 दिग्गज पार्टी नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखू सरकार पर हमला बोला। कांगड़ा में बीजेपी के 4 सीनियर नेताओं ने एक साथ मोर्चेबंदी करते हुए कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला बोला। इसमें कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विपिन सिंह परमार, पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया, कांगड़ा सदर के विधायक पवन काजल और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर शामिल रहे। इस मौके पर विपिन परमार ने कहा कि 1800 कोविड वॉरियर, पंचायत कर्मचारी, एसएमसी शिक्षक, पटवारी और कानून गो सरकार से खुश नहीं है। 9 महीने की सरकार का ये हाल है, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल के प्रयासों से हिमाचल के पर्यटन को बूस्ट मिल रहा है। ऐसा ही हाल रहा तो कहीं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव न कराने पड़ जाएं। 1800 कोविड के वॉरियर्स को निकालने का आदेश निकाल दिए गए। कैसी संवेदनहीन सरकार, जो कोरोना के समय जो कोरोना पीड़ित लोगों की चिंता करते रहे, वो आज चौड़ा मैदान में धरना दे रहे हैं। पंचायत सेक्रेटरी सड़कों के ऊपर और एसएमसी के टीचर सड़कों के ऊपर 9 महीनों में कभी चौड़ा मैदान, विधानसभा, सचिवालय, ऐसी सरकार की हालत आज तक इतने वर्ष हो गए हमने कभी नहीं देखी। यानी कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की सरकार संवेदनहीन सरकार है। वहीं पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस सरकार पर कांगड़ा से भेदभाव करने का आरोप लगाया, तो पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बड़ा जिला कांगड़ा, सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर शिमला में, 5-5 कैबिनेट मंत्री वहां से, 6-6 मंत्री वहां से, और कांगड़ा के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, आज क्रशर का रेट कहां चला गया? आज क्या गरीब आदमी एक घर भी डाल सकता है, एक लेटर डाल सकता है? और जो प्रोजेक्ट हम लेकर आए थे, फॉरेस्ट क्लियरेंस आए हुए आज 4 महीने से ऊपर हो गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर एक शेयर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जो लगभग 30 करोड़ के करीब आएगा। 4 महीने से वो फाइल कहाँ है? वो पैसा क्यों नहीं डिपॉजिट हुआ? वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आप तो 5 साल लगातार जो बयानबाजी करते रहे, आज उसके ऊपर आप इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे? अभी आप डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर देखेंगे इतना बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन वहां पे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के जो क्रशर है वो चल रहे हैं। इसी तरीके से हमीरपुर के अंदर क्रशर चल रहे हैं, सिरमौर के अंदर क्रशर चल रहे हैं। केवल कांगड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें सारे के सारे क्रशर बंद कर दिए हैं, और उसके कारण से मजदूरों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लगभग कई बार जो फिगर भी आती है, यानी 20,000 से ज्यादा लोग जो हैं इन सारे क्रशरों के बंद होने के कारण से बेरोजगार हो गए हैं। आम व्यक्ति मकान नहीं डाल सकता, रेत और बजरी के जो मूल्य है वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। इस दौरान कांगड़ा सदर के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल भी प्रदेश सरकार पर आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1500 रुपए देने के नाम पर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम किया है। ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, इसका नाम नारी शक्ति बंधन। इस विधेयक से पास होने के बाद जो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो पारित हुआ है। लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आते ही बीजेपी पहले अपना बिखरा कुनबा एक सांचे में ढालने में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से अभी तक कोई लीडरशिप और बीजेपी के सियासी हमलों का जवाब देने वाला सामने नहीं है। ऐसे में बीजेपी चुनावी रणनीति के मामले में फिलहाल कांग्रेस से आगे नजर आ रही है। कांगड़ा से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट।
आज भारतीय युवा कांग्रेस ने श्रीनगर के पार्टी मुख्यालय पर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन बिजली बिलों में बढ़ोतरी और बिजली कटौती के खिलाफ था। बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय। कश्मीर यूथ जिंदाबाद, कश्मीर यूथ जिंदाबाद, कश्मीर यूथ जिंदाबाद। इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। भी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, बीजेपी हमसे डरता। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राहुल गांधी। हमारी इंडस्ट्री सफर हो रही है। तीसरा और तीसरा मसला जो हमारा है वो कश्मीरी। हमारे कुछ अहम मसले हैं जिनमें पहला मसला हमारा बेरोजगारी का है। हमारे नौजवान यहाँ पे परेशानी में मुब्तला है। दूसरा मसला जो है वो हमारी बिजली को लेकर है। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन के टाइम इन्होंने वादा किया कि हम 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे, लेकिन अभी बिजली के नाम पे आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा आम आदमी हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज जो है वो बुरी तरह से सफर हो रही है। तीसरा और पेचीदा मसला जो हमारा एप्पल को लेकर है, इन्होंने G20 में मार्क्स लेने के लिए वॉशिंगटन एप्पल का जो है कस्टम ड्यूटीज को स्लैश किया। उस वजह से हमारा हॉर्टिकल्चर यहाँ पे बुरी तरह से हिट होगा। और अभी 2-3 अहम मुद्दे जो है, हमारा बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है। पिछले 4 साल में के कंपैरिजन में, जो 30 साल के कंपैरिजन में पिछले 4 साल का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा है। और एक और मसला हमारा, अभी जो सरकार ने है वो 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उठा रखा है ऑलमोस्ट, विच इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई। अभी ये हर किसी चीजों में ये ऑल टाइम हाई है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे ड्रग्स हो। जम्मू कश्मीर जो है वो ड्रग कैपिटल बन चुका है इंडिया का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोगों ने पहली बार बिजली और बर्फ एक साथ देखी। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई, उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम है, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। बिलासपुर संयुक्त पटवारी और कानूनगो महासंघ की जिला इकाई ने सरकार के राजस्व अधिनियम को संशोधित करने के विरोध में प्रदर्शन किया। इसमें पहले राजस्व कर्मचारियों ने चंगर स्थित शहीद स्मारक में बैठक की और सरकार के बिल संशोधन में तय की गई समय सीमा का विरोध भी किया गया। आज हम सब यहाँ पर जो सरकार ने विधेयक पारित करने के लिए रखा हुआ है, उसके विरोध के संदर्भ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी सरकार से सिर्फ यही मांग है कि जो विधेयक है, जो कोई भी कानून आप बना रहे हैं, उसको बनाने से पहले जो है वो हमारे महासंघ की जो कार्यकारिणी है उनसे एक बार बात की जाए। उसके उपरांत ही जो है वो इस तरह का कोई संशोधन या जो भी विधेयक आप पारित करना चाहते हैं उसको पारित किया जाए। कोई हमारा सीजनल काम होते हैं, तकसीम है, निशानदेही है, वो सीजनल काम होते हैं। जब फसलें हो जाती हैं तो वो काम ऑटोमेटिकली बंद करने पड़ते हैं, तो वो पेंडेंसी बढ़ती चलती है काम की। हमें अपना काम करने के लिए इसमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हम अलग अलग जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनमें हम संलिप्त रहते हैं। हर एक काम में हमें हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती है।
आजकल जो है वो सारी जो हमारा काम है वो व्हाट्सएप के माध्यम से पत्राचार है, रिपोर्टें हैं जी, हाँ जी ये हमें ये डाटा ये आंकड़े सभी देने पड़ते हैं, तुरंत देने पड़ते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमें जो है वो एक बार हमारे जो बात है उसको सुना जाए। शिमला में टूरिस्ट बसों और टेम्पो पर नए टैक्स से बाहरी राज्यों के ऑपरेटरों ने नाराजगी जताई है, जिससे उन्होंने बाहर के राज्यों से हिमाचल की ओर जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी है। आपको ये बता दें कि बुकिंग कैंसिल होने की वजह से पर्यटन कारोबारी सरकार से टैक्स वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल का कहना है कि नए टैक्स से हिमाचल के पर्यटन को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हमारे पास तो जितनी अगर मैं लास्ट 2-3 साल की बात करूं, लास्ट ईयर बहुत अच्छी बुकिंग थी अक्टूबर की। हमारे पास 70% जो हर साल 60 to 70% ऑक्यूपेंसी जो हमारी रहती है हिमाचल की, बेसिकली दुर्गा पूजा में जो ये अक्टूबर का सीजन होता है बंगाली और महाराष्ट्रियन और गुजरात का, 60 to 70 बंगाल की रहती है, 30 to 40% जो है अनदर स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र की रहती है। इस बार 50% हो गई है और ये होने से वो 50 भी ना कहीं चली जाए तो इसका सीधा नुकसान तो हिमाचल की इंडस्ट्री पड़ेगा ना। तो मेरे सरकार से है कि जो बाहर की राज्य से गाड़ियां आ रही है उनके टैक्स को कम किया जाए, अगर लगाया है तो कम किया जाए, अगर नहीं लगाया तो उसको क्लियर आउट किया जाए, और प्लस जो बसों का टैक्स है बड़ी बड़ी बसों का उसका भी कम किया जाए। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे हिमाचल में आए, हमें इस दृष्टि से काम करना चाहिए और हमको सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। यही मेरा संदेश है सरकार को भी, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा कि आप आइए, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है और हम जल्द से जल्द सरकार से मिलकर के इसका कोई निर्णय निकालेंगे। नालागढ़ के बद्दी की बाल नदी पर एक सड़क हादसा पेश आया। यहां बेकाबू होकर एक पिकअप गाड़ी वैकल्पिक पुल से नीचे नदी में जा गिरी। इस सड़क हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसा तड़के 3 बजे कल का बताया जा रहा है। पुलिस ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। ऊना के बहडाला गांव में विवाद के बीच सोसाइटी सचिव की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। विवाद गली में डाली जा रही पाइपलाइन को लेकर हुआ, जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने गोली चला दी। इस मामले में गंभीर रूप से घायल प्रमोद राणा को पहले पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इस हमले के बाद हमलावर को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसका बेटा फरार बताया जा रहा है। मामला कुछ नहीं है, हमारी गली में वो सीमेंट डाल रहे थे तो उनको हटाने के लिए उसने ऊपर से फायर किया पहले। हम पीछे हो गए सारे, ठीक है। मैं आगे हुआ, मेरे पापा पीछे आ गए, उसने सीधा पापा के सिर पे गोली चला दी, ठीक है जी। ये गोली चलाई किसने? प्रमोद सिंह ने। तो क्या आपकी उनके साथ पहले कोई रंजिश थी या पहले भी? कोई नहीं जी, गली का मामला था वहाँ, पाइप ढक रहे थे सर वो, ठीक है। वो और उसकी पत्नी वो सब वही थे जी, ठीक है जी। सीधी गोली चला दी। ऊना के बहडाला गांव में सोसाइटी सचिव की मौत के बाद इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। सचिव की मौत के बाद से ही लोग गुस्से में हैं। देर रात मौत की खबर सुनते ही लोगों ने आरोपी के होटल में बने बांस के हट को आग के हवाले कर दिया। रात भर पुलिस छावनी बना रहा बहडाला गांव। हालांकि पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है। बस एक कल देर रात हमको इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से कि बडाला गांव स्थित आरआर होटल के पास एक गोली चलने की वारदात हुई है। मौके पे पुलिस गई और वहाँ पे एक इंजर्ड जिनका नाम प्रमोद उम्र 58 इयर्स जो है, उनको गोली लगने का इंसिडेंट हुआ था। वो हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किए गए थे। रीजनल हॉस्पिटल ऊना से उनको फर्दर पीजीआई के लिए रेफ़र किया गया था। अनफॉर्चुनेटली उनके रास्ते में मृत्यु हो गई और इसके चलते हमने धारा 302 के तहत थाना सदर में एफआईआर रजिस्टर की थी। इस एफआईआर में 3 लोग नामजद हैं जिनका नाम प्रमोद, विनय और सुनील है। ये तीनों ही जो है पुलिस की हिरासत में हैं और इस पे फर्दर अब कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। कुल्लू के निरमंड में हैवानियत की घटना सामने आई है। यहां युवक को महज 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोप में कल गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने वारदात को स्कूल के वॉशरूम में ले जाकर अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी युवक ने मासूम के साथ मारपीट भी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ने स्कूल के लंच टाइम में इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी कश्मीर निवासी गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
हमारे सामने एक मामला जो है वो आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। इसमें एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज कर ली गई है। 3 अक्टूबर को ये एफआईआर दर्ज की गई थी और जो एक्यूज्ड है उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है और वो एक्यूज जो है अभी पुलिस रिमांड में है। मेडिकल हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं, जो भी उसमें एविडेंसेस हैं, साक्ष्य हैं, वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। मामला जो है खासकर पॉक्सो एक्ट इसमें लगा है क्योंकि बच्ची नाबालिग है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। खबर नूरपुर से है, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कंडवाल में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। चक्की पुल पर नाकेबंदी के दौरान बाइक चालक सक्षम ठाकुर को करीब 7 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं लदोड़ी के नूरपुर नगर में अर्जुन सेव अर्थ फाउंडेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना था। मुख्य अतिथि मोहिंदर पाल धीमान ने कार्यक्रम के आयोजन को सराहते हुए कहा कि धरती को हरा भरा बनाने की जरूरत है, ऐसे में इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। किसी वजह से प्लांट को कोई काटता भी है, कई बार अपने आप बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, जिससे कि हम नए लगाएं तो पोल्यूशन के लिए आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट के लिए। तो मैं उनको स्पेशली धन्यवाद के साथ ये कहना चाहूँगी, आगे मेरा सबको मैसेज है कि हर घर का बच्चे को हम ये संस्कार दें पौधा लगाने का। इस फाउंडेशन द्वारा शहर में लगभग 10,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें अधिकतर मेडिसिनल प्लांट्स भी होंगे और ये इन पौधों की वजह से जो है वो जो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको भी वो भी कंट्रोल होगा और जो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं उसकी भी इससे इम्प्रूवमेंट होगी। और इसके साथ ही जैसे भूमि कटाव होता है उसमें भी ये बहुत सहायक होगा। तो इसके साथ ही मैं इनको बधाई देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए टैक्स की वजह से ऑपरेटर्स नाराज हैं। उनका कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन वाहनों पर टैक्स लगाए जाने के कारण नुकसान हो रहा है। पर्यटन कारोबारी सरकार से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शिमला टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाली टूरिस्ट बसों और टेम्पो ट्रैवलर पर टैक्स लगाए जाने के कारण करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में भारतीय भाषाओं के अंतर संबंध पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार पहुंचे थे। ये संगोष्ठी 8 अक्टूबर तक चलने वाली है, जिसमें देश भर के भाषा विद्वान भाग ले रहे हैं। इसमें अलग अलग भाषाओं में विशेषज्ञता रखने वाले देश भर के 20 से अधिक विद्वान चर्चा करेंगे। संगोष्ठी के शुभारंभ पर शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान प्रशासन के प्रयास सराहनीय है। भारतीय पूर्व ग्रंथ प्राचीन शिक्षा की प्रणाली की अमूल्य धरोहर है। भारत की शुरुआत से ही यहाँ लोकतंत्र था। यही कारण है कि हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा और बोलियां हैं। इस मौके पर संस्थान ने प्रकाशित किताबों का विमोचन भी किया। IIAS में जो भारतीय भाषा के अंतर संबंध में जो वर्कशॉप की शुरुआत हुआ, इसी में हम सब भारतीय भाषा, सभी भाषा ही हमारी राष्ट्रभाषा और इसका अंतर संबंध हो, ये है ही। ये अंतर संबंध हमारे भारत की एकता, वैचित्र में एकता, डाइवर्सिटी में यूनिटी, ये प्रकट करते हैं। और जब हमारे पाश्चात्य शिक्षा में जैसे इसको भिन्नता प्रकट किया, इसके ये सब नैरेटिव हट जाएंगे। ये नैरेटिव हट गया ऑलमोस्ट। ये 9 साल में जिस प्रकार से सब देश में काम हो रहे हैं, सभी लोग समझते हैं हमारे देश के जो विभिन्न भाषा है, ये भाषा के अंदर एक संबंध, एक सूत्र है। हमारे सभी भारतीय भाषा के अंदर एक सूत्र है। ये इसके बारे में खोज और ये सभी लोगों को बस
ये विषय जाएंगे। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 JKLH पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।